हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है सर। गुड हाँ, इवनिंग। काफी। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी कम गुड लोग इवनिंग हैं। सर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और जो लोग आने चाहिए जितने, उतने आए नहीं हैं कि अभी कल से शुरू करेंगे वाला हिसाब है। ठीक है। अच्छा, परसों आपको पता है कि आईबीएफ ने आपके 4 कंपलसरी पेपर और एक ऑप्शनल पेपर में जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब ये भी आप नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने टॉपिक बता दिया, और खासकर से एबीएम, बीएफएम, रिस्क मैनेजमेंट, एचआरएम, आईटी और आपका रूरल बैंकिंग, इन सब का सिलेबस पहले से ही ऑलमोस्ट क्लियर था। जो चेंजेस आए हैं वो केवल आए हैं बस। ठीक है। अदरवाइज जो न्यू पेपर है, एक जो लॉ वाला था, और जिन लोगों ने भी क्लासेस जेआईबी में हमसे ले रखी हैं उनके लिए वो पेपर कोई चैलेंज वाला नहीं है, क्योंकि 70% कंटेंट उसी एलआरएबी से लिया गया। और खासकर से जिसने जेआईबी अभी रिसेंटली पास किया हुआ है उनको हेल्प करने वाला। बट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैंने पढ़ रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको आप स्कोरिंग पेपर बना सकते हैं। ठीक है। और जो इकोनॉमिक का जो जो फाइनेंस का पेपर जो ऐड किया हुआ है उसमें सीए के टॉपिक्स डाल दिए गए हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो जो भी आपके संपर्क में, उन लोगों को बता दीजिए कि लाइव क्लास लेने का बहुत बेनिफिट होता है। उसका रीजन है, लाइव क्लास में आप थोड़े से अलर्ट रहते हैं। ठीक है। और जो और क्लासेस होती हैं उसमें आप आधा देखते हैं, थोड़ा वीडियो देखने के बाद उसे बढ़ा देते हैं। लाइव क्लास में क्या होता है कि वीडियो बढ़ाने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो जब वीडियो आप बढ़ा नहीं पाते हैं तो आपको क्या है, कंसंट्रेट रहना पड़ेगा सर। वीडियो आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कंसंट्रेट रहना पड़ता है, उसको आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लास में ज्यादा रहने की कोशिश किया कीजिए। अगर आप लाइव क्लास में ज्यादा रहते हैं तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है। तो आज उसी टॉपिक पे हमें बात करनी है कि कौन कौन से हमारे टॉपिक नए हैं, पुराने हैं, उसमें क्या क्या चीज हमको किस किस तरह से करनी है। तो ये बेसिकली एक वार्म अप सेशन कह लीजिए, या मोटिवेशनल चैनल कह क्लास कह लीजिए। तो इसमें आपका एक बेस बनेगा कि हम लोग किस चीज को किस तरह से कवर करने वाले हैं। ठीक है। और कोशिश करनी है कि इसको जितना बढ़िया आप सिलेबस समझेंगे उतना आपका पढ़ने का मन करेगा, उतना आप करंट न्यूज कोई देखते हैं तो उससे कनेक्ट हो पाएंगे। आपको रिलेशन रहेगा कि हाँ, ये बात हो रही थी, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और विष्णु विष्णुप्रिया विष्णुप्रिया, आप के बगल में कोई दूसरी क्लास भी चल रही लग रहा है। सुमन जोशी, सुमन जोशी, विष्णुप्रिया और डेल। सुमन जोशी, मैं आपका माइक ऑफ कर रहा हूँ, आप फिर खोल ले रहे हैं। अगर आप ऐसे सीआईबी करेंगे तो आपकी गारंटी लेना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। थोड़ा सा कैजुअल मत रहिए। हम भी कोशिश करते हैं कि आपका जेआईबी सीआईबी एक बार में पास हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आप होंगे, पास होने के भी और नहीं पास होने के भी। ठीक है। मैं इसको फेल होना नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं पास होना बोलता हूँ, क्योंकि फेल नहीं हुए आप, बस पास कुछ नहीं तो हुए। कुछ तो उसकी नॉलेज गेन नॉलेज हुआ है सर। नॉलेज गेन होता है, वही वाली बात है। आप फेल नहीं हुए, आप केवल पास नहीं हो पाए। ठीक है। वो आपको प्रमोशन में, बैंकिंग में हेल्प जरूर करता है। ठीक। तो शुरू करें। जितने लोग आने वाले थे आ गए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेटिंगली अगर आप सिलेबस को समझते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको मिलने वाला है कि आप जान जाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज नया है, क्या चीज पुराना है। ठीक है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं इसमें।
जिनके घर से आवाजें आ रही हैं, मुझे लग रहा है सुमन के वहां से आ रही हैं। बिल्कुल ठीक, सुमन के वहां से ही आ रही थी। सुमन देखो, घर में कौन है ऐसा जो आपको पढ़ना नहीं देना चाहता? चलिए, आपको स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। ये मैंने टॉपिक जो है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जिसको हम एबीएम बोलते थे, उस टॉपिक को यहाँ पर पहले मैं लेके आया हूँ और आपको एक कंपैरिजन बताने की कोशिश करी है कि क्या चीज पहले थी और वो न्यू आ गई या वो चीज हट गई या नया क्या आया, उसको कंपेयर कर रहे हैं। पहले जो लोग पुराने हमारे रहे हैं, जिन लोगों ने पुरानी स्टडी करी, उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा, बट जो नए वाले हैं उनको तो करना ही है, क्योंकि पुराने वालों को थोड़ा बहुत आइडिया है, बट नए वालों को जरूर करना। देखिए, पहली बात तो मैं ये बात करूंगा, जो एबीएम का पेपर है, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, इसका मॉड्यूल ए स्टैटिस्टिक्स हो गया है। पुराने उसमें मॉड्यूल ए जो था, किसका था? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का था। तो वो इकोनॉमिक्स का हटके जो बी मॉड्यूल, जिसका नाम बिजनेस मैथमेटिक्स था, क्या था? बिजनेस मैथमेटिक्स था, वो हट गया है। उसका नाम बदल दिया है, क्या? स्टैटिस्टिक्स, और उसको मॉड्यूल ए में लाया। ठीक है। अब अगर आप इसको, जब आपने इसका नाम मॉड्यूल ए में स्टैटिस्टिक्स रख दिया, अगर आपने मॉड्यूल ए में नाम स्टैटिस्टिक्स रख दिया, तो प्योरली सारे टॉपिक क्या हो गए? स्टैटिस्टिक्स के हो गए, सांख्यिकी बोलते हैं इसको। अब मुझे कोई पुराना ये बताए कि इसमें कौन सा टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड नहीं था पहले, वो हटा दिया, ये बताना है आपको। अगर पुराने वाले बिजनेस मैथमेटिक्स में जो पुराने टॉपिक थे, अगर आपने देखे हो, तो उसमें दो टॉपिक हुआ करते थे, और वो दो टॉपिक थे, क्या? बॉन्ड इन्वेस्टमेंट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी। ये दोनों टॉपिक यहां से हटा दिए और प्योरली इस मॉड्यूल को क्या बना दिया? स्टैटिस्टिक्स। कैसे बनाया? देखिए देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक जो है, ये ब्लैंक वाला, ये पहले नहीं था। कौन सा वाला? डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ये टॉपिक आपके में पहले नहीं था, और सीधे आपको सैंपलिंग से स्टार्टिंग हो जाती थी। तो अब यहां पर ये वाला टॉपिक एक नया आ गया है। और जो येलो वाला है, ये था ओल्ड टॉपिक, आज भी है। और कोरिलेशन रिग्रेशन आज भी है, ये ओल्ड है। और टाइम सीरीज, ये भी ओल्ड है। और एस्टिमेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और सिमुलेशन, ये तो आज भी है। बट जो नया टॉपिक आया है, नए कौन कौन से आए हैं? एक तो फर्स्ट वाला आया है, पहला वाला, ये, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का क्या, उसकी डेफिनेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस है, डेटा कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन दिया हुआ है इसमें। ठीक है। अब मैं एक बात और कर रहा हूं, जो पुराने लोग हैं वो बताना, क्या हमने पहले ये लास्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी नाम से कुछ वर्ड पढ़े थे? जी सर, एक लेक्चर लिया था प्रोबेबिलिटी एक का। लेक्चर भी लिया था। और इस बार प्योरली उसने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को डाल दिया है। यानी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट था और इसमें से क्वेश्चन पूछता था। इत्तेफाक से पिछली बार नहीं पूछा, लेकिन पिछले कुछ ईयर्स में उसने क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है। दूसरा, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी और आपका डिस्पर्सन, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, ये पहले से था, बीच में कहीं था, लेकिन उसने इसको बिल्कुल अब कैसे दे दिया? एक
टॉपिक की फॉर्म में, ठीक है। और ये वाला जो एस्टिमेशन था पहले से था, ये सब वही है। तो इसको इन्होंने पूरे मॉड्यूल को बहुत रेशनलाइज कर दिया, और मैं इस एफर्ट की अप्रिशिएशन करता हूं कि अब इन्होंने इसको प्योरली क्या कर दिया, स्टैटिस्टिक्स कर दिया, और आपके दो ये जो यूनिट थी ये यहां से हटा दी है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। आपको पता है कि पहले जो था सी मॉड्यूल कौन सा था? HRM। एचआर। अब वो मॉड्यूल कौन सा बन गया है? बी बन गया। बी बन गया है, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ओल्ड 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 ओल्ड, हाँ एक छोटा सा आया है इसमें थोड़ा सा, वो ये आया है, कौन सा टॉपिक? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाला, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? बॉस और ऑफिसर में, दो ब्रांचों में, दो यूनियन और उसमें, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का मैनेज करना और उसका नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है कि ठीक है भैया, वो कहता है साहब आप मेरे को 8 बजे तक बैठा के रखते हो, तो नेगोशिएशन होगा, ठीक है कल से आप 15 मिनट जल्दी आ जाना और ये काम निपटा देना, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट भी दूर हो जाता है और नेगोशिएशन हो जाता है कि हाँ ठीक है हम इस काम को ऐसे करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो ये मॉड्यूल सी होता था एचआरएम वाला, वो एचआरएम वाला बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर है, ठीक है। अब एक बात और, जो लोग एचआरएम यानी एमबीए अच्छे कॉलेज से उन्होंने किया हुआ एचआरएम की पकड़ रखते हैं, उनको मैंने सजेस्ट किया हुआ वो चाहे तो इलेक्टिव में क्या ले सकते हैं? एचआरएम, अगर वो उसपे अच्छा सा उन्होंने ठीक पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली टॉपिक था हम पढ़ा नहीं था, वो उससे नहीं चलेगा। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो डी मॉड्यूल हमारा हुआ करता था, आपको पता है डी मॉड्यूल कौन सा था पहले? क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट था। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि लगभग वो सारे ही टॉपिक रिपीट मारे हैं इसने। देखिए, जो पहले मॉड्यूल डी में होता था क्या है, ओवरऑल बिल्कुल सेम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, वर्किंग कैपिटल एडवांस, टर्म लोन्स, क्रेडिट डिलीवरी एंड स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग, क्रेडिट कंट्रोल मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिकवरी, एंड एक ये छोटा सा नया ला दिया है, रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। स्ट्रेस एसेट क्या होते हैं? एनपीए से रिलेटेड होता है। हाँ, मतलब जिसमें आपका ईएमआई आना थोड़ा सा दिक्कत शुरू हो जाता है और बाद में वो एनपीए भी हो जाता है, और पहला ही दिन से जिसमें ईएमआई का डिफॉल्ट शुरू होता है, बेसिकली वो उसी दिन से स्ट्रेस मैनेजमेंट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है हमारा, हाँ जो नया इन्होंने ग्रुप में डाला है उसकी बात करते हैं हम जरा। मॉड्यूल डी डाला है, और कौन सा हटा दिया है? मॉड्यूल ए हटा को दिया हटा करके डी नया ला दिया है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है, इसमें बोलता है कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या डाला इसने? कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स। कि कंप्लायंस से मतलब क्या है कि जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना और करवाना। कंप्लायंस का ऑडिट करना कि जो आपसे कहा जा रहा है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इशू एंड कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी फ्रेमवर्क। अब इसमें एक खास बात क्या है, जितने बार भी पढ़ा हमने सब बार क्या है कि हर टॉपिक में क्या वर्ड कॉमन है? कंप्लायंस। कंप्लायंस। तो कंप्लायंस जो लोग आपके रीजनल ऑफिस वगैरह में होते हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि वो लोग दिन भर बैठ के क्या कराते हैं? इंश्योर कराते हैं, मतलब कंप्लायंस ही कराते हैं दिन भर बैठ के, ठीक रूल है। रेगुलेशन इंश्योर कराते हैं। वही उसी रूल रेगुलेशन को इंश्योर कराना ही कंप्लायंस है, ठीक है। तो वहां पर वो लोग प्रैक्टिकल उसमें करते थे, अब आपके थ्योरी में भी ये टॉपिक आ गया है।
तो इस तरह से देखा जाए, और इसमें फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स ये भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये जो इस बार ये टॉपिक ऐड हुआ है, आपको जोनल ऑफिस की फंक्शनिंग से इस बार वो क्या करा रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है। हेल्प ठीक है, करेगा सर, पासिंग में हेल्प करेगा सब टॉपिक। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर लास्ट वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। नया हाँ भी है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल, क्योंकि ये ना, बट इसमें ये है कि जो जैसे हम लोग कुछ स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये। जी। ठीक है, और इसमें आरबीआई के अकॉर्डिंग एक बैंक को कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट स्टेब्लिश करने हैं और उसको पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे इसमें 32 नंबर यूनिट क्या है, देखिए, फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक। तो हम लोग जनरल बात तो करते रहते हैं फ्रॉड के बारे में, बट यहाँ पर थ्योरेटिकल बात हो गई। तो दोस्तों इस तरह से एबीएम के जो पेपर में है, एक मॉड्यूल हटा, एक आ गया, बाकी 3 मॉड्यूल बिल्कुल सेम है, और इत्तेफाक से ये तीनों मॉड्यूल 100% हम लोग आपके साथ करेंगे। ठीक है, गुरविंदर कालरा, आपके घर में कोई दूसरा क्लास भी चल रहा है लग रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। तो पेपर नंबर 2 आपका पहले क्या होता था, बीएफएम। एज सच अभी भी ये बीएफएम है, और बीएफएम में बहुत आसान है हमको करना। क्यों? क्योंकि बीएफएम में मॉड्यूल वाइज कुछ भी चेंज नहीं किया है, केवल टॉपिकों में थोड़ा सा हेर फेर किया, वो मैं दिखाता हूं क्या है। जैसे आपको ग्रीन कलर में लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये न्यू आ गया। अच्छा, आपको बताना क्या है, वास्तव में न्यू है या कुछ पुराना चल रहा है इसमें? पहले भी था सर ऐसा पढ़ने के लिए। तो हाँ, ये पढ़ने के लिए था, टॉपिक के रूप में नहीं था, किसी यूनिट के अंदर था वो। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जहां पे फेमा वगैरह था ना, वहां पर था। और अदर रेमिटेंस, यानी इन्होंने मनी को ट्रांसफर करने के लिए एक अलग से यूनिट बना दी। ठीक है, ये आपका ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है। फिर आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। किसी ने ये नाम सुना था पहले, अब जो हम लोग पढ़ते थे, जिसको हम ईसीबी बोलते हैं? यस सर। पढ़ा था ना? तो Yes. ईसीबी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, या तो हम ईसीबी में होता है हमारा कोई भी ट्रेडर फॉरेन से लोन लेके यहां आता है, उसको ईसीबी बोल रहे हैं। और दूसरा बोल रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इससे मतलब ये है कि बाहर के लोगों का पैसा हमारे इंडिया में कारोबार में लगे। तो दोनों में पैसा कहां से आ रहा है, बोलो? बाहर से आ रहा है। बाहर से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम ईसीबी और फॉरेन। तो एक ये टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक करके सेपरेट किया। ये बिल्कुल नया आया आपका, क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स एंड गिफ्ट सिटी। ठीक है, एक आपका टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, थोड़ा सा जैसे आजकल एक हम सबसे प्रोमिनेंट बात करें तो किसकी, स्विफ्ट की आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस किया होगा जरूर। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी देखिए पूरा येलो कलर है, येलो कलर का मतलब पुराने मॉडल। नो चेंज, पूरा सेम है। और इत्तेफाक से हमने, हाँ, एक एक चीज है इसमें। क्या चीज है इसमें? हम लोगों ने शुरू कर दिया है, बताओ कौन सा टॉपिक शुरू किया हमने? बेसल चल रहा है सर अभी। हाँ बेसिल, इसमें से कौन से टॉपिक में बताओ? 10 चैप्टर लगता है शुरू किए हैं सर। क्रेडिट रिस्क 10 चैप्टर किया है, फ्रेमवर्क बट एंड ये 10 चैप्टर कौन सा वाला किया है? ओल्ड वाला। लेकिन अब ये यूनिट नंबर क्या है? 12 हो जाएगा वो। 12। तो हमने यहां से शुरू किया हुआ है, और
ये टॉपिक में इसका और इसका नेम तो हम एक बार ले ही चुके हैं, बट ये हमारा रिदम में चलेगा पूरा। कहाँ तक चलता है पूरा? 25-30 सेशन चलेगा सर अभी। ठीक है, और सेशन काफी चलेंगे इसमें। ठीक, तो ये हमारा दूसरा वाला, हम इसको अगर ऐसा लिख दें कि बेसल वाला है तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, सी वाले में भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, एक आध छोटा सा ऐड किया हुआ है, ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। क्या ऐड किया देखिए, इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट, ये ऐड किया है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो ट्रेजरी मैनेजमेंट के सेम वही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला, ये डी मॉड्यूल में भी कोई चेंज इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। देखिए, दिख रहे हैं सारे वही टॉपिक है ना। तो हमें बीएफएम वाला जो मॉड्यूल है, बीएफएम वाला जो बुक है, वो बीएफएम ओल्ड इक्वल टू बीएफएम न्यू, कोई खास चेंज नहीं किया है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो बुक है, इसमें कोई भी इशू किसी तरह का नहीं है। ठीक है, एबीएम हो गया और बीएफएम हो गया। BFM होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यूट्यूब पे, जनरल कोर्स से पास कैंडिडेट इलेक्टिव क्या लें? तो इसके बारे में बताता हूँ कि आपको इलेक्टिव लेना है, अगर आप हमारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट लेना है। उसका रीजन ये है कि दोनों अगर आप प्रिपेयर हो रिस्क जाएगा एक मैनेजमेंट साथ। लेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा पूरा सेम, अभी आपको मैं वो दिखा भी दूंगा कि देखो वही टॉपिक है करके। ठीक है, चलो, अब एक जो न्यू पेपर इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है, न्यू पेपर इंट्रोड्यूस करने की जो बात हुई है, उसमें कंपलसरी पेपर नंबर 3 जिसको बोला हुआ उन्होंने, तो उसमें देखते हैं क्या है। इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, और पहला है मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 1995 में मैंने पहले बार जेआईबी का एग्जाम दिया था ना, तो जेआईबी के 6 पेपर होते थे। उस समय बिजनेस मैनेजमेंट नाम का एक पेपर होता था, और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये सारा वही होता था। ठीक है, तो उन्होंने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया, बट ये इजी होगा। एक पढ़े हैं सर, नेवी में लीडरशिप स्कूल में पढ़ाया गया हमको। हाँ, अगर एमबीए वगैरह पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एमबीए वगैरह में भी काफी इसका वो रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट ना हो करके थोड़ा सा ऐसा है कि जिसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए हो गया। मॉड्यूल बी में देखिए, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की है। तो यहां पर क्या कहता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्टडीज। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके बैंकिंग से रिलेटेड है, पुराने जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग। अच्छा, ये जो 9 नंबर और 10 नंबर टॉपिक हैं, कोई मुझे बताएगा ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? रिस्क मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू मनी, या इसको हम एक और नाम देते हैं क्या, वाईटीएम। अगर आपको किसी को भी ध्यान होगा कि जेआईबी में आपने ही पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग, है किसी को याद? हाँ पढ़ा है। हाँ, ये वही कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है, और बट ये कहता है फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, बस इतना सा फर्क है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी कैपिटल बजटिंग का पार्ट है। मींस आपको कोई 40 लाख की अपनी कंपनी के लिए मशीन खरीदनी है, उससे क्या रिटर्न मिलेगा, उसको आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिसीजन कैसे लें? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसका रिटर्न और वाईटीएम के कॉन्सेप्ट को मिला के लेंगे।
ठीक है, कि उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, और जो हमें आज उसका रिटर्न मिल रहा है वो फ्यूचर वैल्यू में कितना कन्वर्ट होगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या है, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं इसके बारे में टॉपिक मॉड्यूल जो है। ठीक है, सी मॉड्यूल, वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो आपने देखा होगा कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, मर्ज होती है या उसका एक्विजिशन करती है, तो जो उसकी वैल्यू एसरटेन की जाएगी उसके मेथड्स इसमें दिए हुए हैं। इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटेंट सुना होगा आपने अगर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट का वैल्यूएशन का, मान लिया कोई कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें हम। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, अदर नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल्स, स्पेशल केस ऑफ वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन ऑडिट। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे अंबानी भाई हैं उनका स्प्लिट हुआ था, तो कितनी कौन सी कंपनी की वैल्यू है, उस वैल्यू को एसरटेन करने के लिए कोई तरीका किया होगा ना, वो स्टडी की गई होगी। तो एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक मर्जर एक्विजिशन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको उस कॉर्पोरेट का कितना वैल्यू लगाना है, कितना आपको वैल्यू देना चाहिए, इनके बारे में बात की गई। ठीक है, और मॉड्यूल डी में बोला गया है इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस, कि कौन कौन से नए इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इसमें क्या बोलता है, देखो, ये देखो, ये किससे रिलेटेड है पता है? कि जब आप बिजनेस का लोन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे, किस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आना। जैसे आपने हाइब्रिड फाइनेंस यानी दो तरह का फाइनेंस किया, किसी स्टार्टअप को फाइनेंस कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फाइनेंस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक एंड मैनेजमेंट टूल, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, स्पेशल पर्पज ऑफ एक्विजिशन कंपनी। तो ये आपका जो है स्पेशल फाइनेंस के बारे में है। ठीक है, ये भी समवट ठीक होगा, बहुत टफ नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारा था तीसरा वाला। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, कोई बताएगा इसका नाम क्या था? एडवांस मैनेजमेंट। हाँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात बिजनेस की। फाइनेंस मैनेजमेंट। एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि किसी बिजनेस को कैसे मैनेज करें और फाइनेंस की कैसे अरेंजमेंट वहां पर होती है। ठीक है, चलो अब आते हैं फोर्थ पेपर पर। फोर्थ पेपर का नाम, जैसा मैंने बताया था कि अगर आपने जेआईबी का, एलआरएबी का पेपर खासकर से हमारे साथ अगर किया है तो समझ लो वो बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो ये है हमारा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एलआरएबी के मॉड्यूल एक एक चारों टॉपिक है। दिख रहे हैं ये चारों टॉपिक कहां से उठ के आए हैं? एलआरएबी के ए मॉड्यूल से। और एक टॉपिक आया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में डिटेल, क्योंकि ऊपर जितनी बात करी है उन्होंने किसके बारे में बात करी है? बैंकिंग के बारे में। अभी तक हम एनबीएफसी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते थे, अब वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल बी की। किसकी बात करते हैं? मॉड्यूल बी की। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ये वाली क्लास को उतना कैजुअल सा ना ले, क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं रहेगा मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो तब तक आप इंटरेस्ट जगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला मॉड्यूल क्या कहता है, देखिए ये दूसरे वाले मॉड्यूल में खास बातें क्या है? इंपॉर्टेंट एक्ट्स। क्या गए? इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन है। और इसमें भी वही सब जेआईबी का अगेन रिपीटिशन है। क्या रिपीटिशन है? देखिए सारे एक्ट, अगर आपको एक दो नए हैं मैं उसकी बात करूंगा। जैसे एनआई एक्ट आपने पढ़ा है,
जेआईबी में, ठीक है। पीएमएलए एक्ट की बात हमने करी है, कहाँ करी है? एलआरईबी में, यूनिट नंबर 67 में। फेमा की बात करी है, और ये फेमा आपने एक जगह और करनी बात, कहाँ पे करते हैं हम इसको? CIB में बीएफएम में भी होता है सर। बीएफएम में, ठीक है। हाँ, एक ये वाला नया आ गया है, कौन सा वाला? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो जो हमारा एनपीसीआई है ना, एनपीसीआई का जो पूरा स्ट्रक्चर है, सीसीआई का जो स्ट्रक्चर है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में उनके बारे में बात की गई, ठीक है। ये वाले टॉपिक यहाँ गलती से न्यू लिख दिया गया है, क्या है? ओल्ड है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक क्या है? ओल्ड है। तो यहाँ पर पहले तो इसने बात करी है कि जो हम लोग सिक्योरिटी लेते हैं ना बैंक में, उसको हम लोग कौन से चार्ज में रखते हैं, हाइपोथिकेशन करते हैं, लियन करते हैं। इसकी काफी अच्छे अच्छे लेक्चर मेरे इसमें यूट्यूब पर भी हैं, और इसको हम लोग करेंगे। तो ये जेआईबी से उठ के कहाँ आ गया? सीधे सीधे सीआईबी में आ गया है। और आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी इसी बार सीआईबी किया, वो जेआईबी किया हुआ है? हाँ, मैंने किया है, अभी लास्ट में ही क्लियर होगा। हाँ, तो आपने देखा होगा कि ये टॉपिक जिसमें हम हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज और लियन सेट ऑफ पढ़ते हैं, वो टॉपिक है ये, यस। ठीक है। आपका ये पेपर अगर आपने अभी इसी बार किया है, तो आपको एलआरबी अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो आपको हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग एलआरबी देख रहे हैं कि बहुत सब कुछ है। बट इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा सर। नहीं नहीं, बताऊं क्यों? क्योंकि लॉ क्या होता है? डेफिनिट होता है, उसमें एजम्पशंस नहीं चलते हैं। लॉ में ना, लॉ के पेपर में एजम्पशंस नहीं डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन रहेगा। हाँ हाँ, बोलो। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही हूँ। हाँ, क्वेश्चन पूछिए, क्या इतना क्वेश्चन? सिलेबस इन्होंने दिया है, 4 महीने में कवर कर पाएंगे हम लोग? बिल्कुल करेंगे, सर हो जाएगा, कर लेंगे सर। कर लेंगे। देखो, ये अगर आपने कंसर्न अपने माइंड में रखा है तो जरूर होगा, और अगर आप कैजुअल हैं तो नहीं होगा। थोड़ा अपने से मेहनत करना अभी से पड़ेगा सीरियस सर, होना जो पड़ेगा। है क्या चीज? अभी से सीरियसली पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, वही यस बात सर, है, यस मतलब सर, अभी थोड़ा से सा अपने आपको से भी हम टच लोग में को रहना। करना पड़ेगा सर। और जिसने अगर एलआरबी, मैंने बताया ना अभी, जेआईबी किया हुआ है, उसको ये वाला पेपर बिल्कुल देखिए, सारे टॉपिक वही हैं। सब टॉपिक जो हैं बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं जेआईबी के। ये देखिए, ये जो हाँ, ये तो टॉपिक आ रहा है, पूरा देखो, वही है सर। पीबीबी से आ गया है टॉपिक। ओम्बड्समैन स्कीम हम लोग वहां पढ़ते थे, एमएसएमई वहां पढ़ते थे, ठीक है। ये दोनों वहीं से आ रहा। और ये आपका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कौन सा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सरफेस एक्ट। सरफेसी एक्ट। कितनी अच्छी अच्छी क्लास हमने ले रखी है सरफेसी एक्ट की, कंप्लीट कराते हैं बिल्कुल 2 दिन में पूरा सरफेसी एक्ट, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो है, ये मॉड्यूल में सरफेसी ज्यादा है, देखो कहाँ से, यूनिट नंबर 15 से लेकर के, ये दिख रही है यूनिट नंबर 15 से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, ये पूरा सरफेसी के पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल, जो लोग, जिन लोगों ने जेआईबी 2 3 4 5 साल पहले किया था, भूल गए क्या पढ़ना क्या नहीं, उनके लिए भी बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ये सिंगल यार सिंपल 5-7 दिन कोचिंग, में करा देते हैं सर, इसका तो आइडिया। ये बिल्कुल हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अच्छा, और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर अगेन पूरी देखो आप, एलआरबी दिख रहा है आपको लिखा हुआ? मैंने बगल में लिखा हुआ व्हाइट रंग से कि ये कहाँ से उठाया गया है, देखो, एलआरबी दिख रहा है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशानी होना है। और एक ये थोड़ा सा बैंक्रप्सी एक्ट थोड़ा सा और ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। बाकी वही सारे एलआरबी से उठा रखे हैं उसने। अच्छा, आप देखते नीचे, यहाँ पर थोड़ा कॉमर्शियल लॉ देखो, ये भी एलआरबी के दिख रहे हैं सारे, जी सर। बिल्कुल रिपीट मार रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट,
और ये बेसिकली एलआरबी का मॉड्यूल डी है, सेम रिपीट मार रखे हैं, देखो यस सर। पूरा रिपीट मार रखा है। और मजे की बात है कि 3-4 दिन में ये पूरा पेपर बहुत अच्छी तरह से हम तैयार करा देते हैं। और अगर आपको इसमें बस आईआईबीएफ का एक डर लग रहा है मेरे को, क्या डर लग रहा है आपको? लग रहा है, लग रहा सैटरडे संडे हमको तो लग ही रहा है। क्या तो यहाँ कहेगा? स्कोरिंग रहेगा सर इसमें, मतलब संडे ये स्कोरिंग रहेगा सर इसमें, 65 मार्क्स तक आ जाता है, वाले 65 हैं तक। वो इतने दिन के लिए तो कॉलेज लेंगे नहीं ना, सैटरडे संडे हाँ, ठीक है। निकालेंगे। अच्छा, अब एक बात बता दूं, मैं अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ये एलआरबी का पेपर अप टू 70 का स्कोप रखता है। यस सर। सर। मतलब आपको एक तरह से एग्रीगेशन के लिए बहुत अच्छा पेपर है ये, यस सर। यस सर। ठीक है। यस। और मजे की बात है, जब जेआईबी वाले इसमें 70 ले आते थे, तो आप तो सीआईबी वाले हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आप थोड़ा सा उनसे 65 तक आ जाता है सर इसमें, 65 आ जाएगा। 65 आ जाएगा। वही मेरा कहने का मतलब, ये आपको एग्रीगेट में बहुत हेल्प करेगा ये वाला पेपर। अगर आप जहाँ जहाँ 45 पे फंसेंगे सब 45 ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 60 भी ले आते हैं, और किसी में थोड़ा सा प्लस माइनस और ऊपर करके एडजस्टमेंट करते हैं, तो आपका ये एग्रीगेशन वाले में हेल्प मिल सकता है। ठीक है, बस मेरी एक ही केवल आईआईबीएफ से उम्मीद है कि वो एबीएम बीएफएम दोनों नेक टू नेक ना डाले। अगर वो ऐसा करता है कि इसको संडे में, और फिर 2 सैटरडे संडे, फिर संडे, और फिर सैटरडे कर ले, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि केवल एक बार आपको क्या करना पड़ा है, 2 एग्जाम कंडक्ट सैटरडे करना संडे वाला पड़ा। मामला पड़ा है, क्योंकि इधर भी आपको टाइम मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी और इधर भी मिल जा रहा है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इसमें थोड़ा सा इस पेपर के लिए और इसके लिए थोड़ा सा क्या होने वाला, दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो वो ऐसा ना करे। अच्छा, अगर ये मोड में आएगा तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, 5 पेपर है ना, 1 2 3 4, और एवरी संडे कर दे तो ये सबसे बेस्ट बेस्ट रहेगा। ठीक है, संडे संडे करता है तो 7 दिन में एक पेपर निकालने का, मगर वो इतने दिन के लिए आपने कॉलेज लेंगे नहीं और खर्चा करेंगे नहीं, खर्चा भी नहीं ये करेंगे। तो सही बात। अपने भी वसूल रहे। चलो, अब देखिए इलेक्टिव की बात करते हैं। इलेक्टिव का मैंने बताया था कि आप लोग जो हमारे साथ वाले हैं वो इलेक्टिव कौन सा लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट। और अगर एचआर और आईटी में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो ही आप एचआर आईटी लेना, अदरवाइज हम लोग तो रिस्क मैनेजमेंट कराएंगे। ठीक है, क्यों कराएंगे अभी हम दिखाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का भी जो है, रूरल बैंकिंग का अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसे टॉपिक डाले हैं जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज क्या है, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह। ये एक नॉन, अगर आप इससे कनेक्टेड रहे हैं तभी ठीक है, अदरवाइज रूरल लेना ठीक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एचआरएम। तो एचआरएम की जब बात कर रहे हैं तो एचआरएम मैंने बोला सेम क्या रिपीट मार रखा है, जो आपका मॉड्यूल सी है। देखो सारी थ्योरी दिखाई दे रही है यहाँ पे, जॉब फिट थ्योरी, ग्रुप डायनामिक, लीडर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ज, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये सभी कुछ हम लोग कहाँ कवर करते हैं, बी में कवर होगा, एबीएम के सेक्शन बी में। हाँ, जो एबीएम का सेक्शन बी हो गया, पहले सी हुआ करता था, उसमें करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन, ये जो मॉड्यूल सी है देखो बिल्कुल एज सच सारे यही वर्ड्स वहां दिखाई देंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसका एचआरएम पहले से पढ़ा हुआ है और इस बार वो अच्छा से पढ़ना चाहता है, वो एचआरएम का इलेक्टिव ले सकता है। ठीक है, चलो अब अगला आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बता दिया, जो लोग आईटी बैकग्राउंड के हैं वही इसको ऑप्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें बाकी जो डिजिटल प्रोडक्ट आजकल चल रहे हैं वो सारे कवर किए हुए, ठीक है। अब मैंने बात करी थी कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों लेना चाहिए आपको इलेक्टिव, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए है कि जब आप पढ़ रहे हैं वाई बैंक आर स्पेशल, रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक, कहाँ पढ़ा था हमने? ये सब बीएफएम एबीएम का सेक्शन सी में अब रहेगा। और हाँ, रिस्क बीएफएम में रहेगा सर, बीएफएम में है सब। हाँ, बीएफएम पूरा है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो क्रेडिट ऑब्लिगर, थोड़ा से नाम थोड़े से बदले हुए हैं, अदरवाइज क्रेडिट रिस्क के मॉडल, क्रेडिट रिस्क का मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, ये सारे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। बट यहाँ पे उसने बात करी कौन से रिस्क की? हेल्प करेगा सर, दोनों पेपर एक साथ एक पेपर पूरा हो जाएगा। मॉड्यूल ही बना दिया क्रेडिट रिस्क के लिए। हाँ, क्रेडिट रिस्क के लिए मॉड्यूल बना दी, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि इसने क्या किया है कि क्रेडिट रिस्क का एक मॉड्यूल, और मॉड्यूल सी का नाम क्या रख दिया? मार्केट रिस्क का एक मार्केट मॉड्यूल रिस्क। बनाया, और मॉड्यूल डी का क्या है? ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशन रिस्क, ठीक है। तो आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या नाम बोल दिया, देखो क्या लिखा हुआ है? बेसल एंड आरबीआई गाइडलाइंस। तो वो हम वहां पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि बीएफएम अच्छी तरह से पढ़ना है। मतलब अगर आपको सबसे ज्यादा समय देना है तो आपको करीबन 40% समय देना है किसमें? बीएफएम पर। बीएफएम है रिस्क मैनेजमेंट में, क्योंकि Yes, sir. इससे 2 पेपर निकलेंगे, स्कोरिंग बन सकती है आपकी, ठीक है। अब एक हो गया एबीएम, एक हो गया एलआरबी वाला, और एक हो गया एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट बैंकिंग वाला, फाइनेंस वाला। एफएम। ठीक है। तो ये 2 पेपर तो यहाँ हो गए आपके। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंस देनी है किसको देनी है? एबीएम को, ठीक है। ये इसको भी आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्यों बताएंगे? क्योंकि ये बिल्कुल ही क्या है, नया टॉपिक। नया बुक लाया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये बन जाएगा, ठीक बुक है। कभी नहीं आया है ना सर? बुक अभी लॉन्च नहीं किया, लेकिन काफी कुछ जो करिकुलम उन्होंने दिया हुआ है, देखो वो बहुत डिटेल में दे दिया है। एबीएम, बीएफएम, एलआरबी और रिस्क मैनेजमेंट, 4 के लिए तो वही जो पुराना बुक है समझ लो वही है। हाँ, एक तो पुराना वाला जेआईबी का फिर लिख देना। हाँ, पुराना सर जेआईबी का। और हाँ, क्या वो चीज़? चाहते हैं कि हम पास हो या ना हो। वो नहीं, वो चाहते हैं वो चाहते हैं आप पास हो। ये किसने कहा कि वो नहीं चाहते? सर नेगेटिव मार्किंग निकालने से तो पता चलता है कि वो चाहते हैं हम पास हो। चाहते हैं चाहते हैं तो पास नेगेटिव हो। मार्किंग में फिर 100 में से 4-5 लोग ही पास कर पाते सर। बहुत दिक्कत होती है हमें ऐसा, या तो पेपर बहुत हल्का बनाते फिर वो, ऐसा हो सकता था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। सर चलिए, अब देखिए ये इन्होंने जो सर? सिस्टम बनाया है ये इधर देखिए, ये फीस कितनी कर दी अब? 5,000। हाँ, तो अगला महीना जो फरवरी वाला है उसमें आप इतना प्रोविजन अलग से कर लीजिएगा, ठीक है। जिनका सैलरी अभी 30-35 हजार रुपए, उनके लिए बर्डन पड़ने वाला है, ठीक है। बट ये है कि अगर आपने इस बार पेपर निकाल लिया तो अगले इंक्रीमेंट लग करके सब वसूल हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ हाँ, बोलो। बोल रहे थे मेरा बीएफएम क्लियर है, हाँ, तो इलेक्टिव पेपर कौन सा लो? बीएफएम क्लियर है तो रिस्क ले लो ना, क्या दिक्कत है उसमें, क्योंकि रिपीटेशन वही मिलेगा। या एक काम कर सकते हैं, अगर आप एचआरएम वाले को पढ़ते समय अच्छा पाते हैं या आपको लगता है नहीं अच्छा है, नहीं सर, सेंट्रल बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग कैसा है? डिजिटल बैंकिंग, आईटी बैकग्राउंड है आपका? वो तो 10 साल पहले था ना। आप ऐसा कीजिएगा कि ये जो सिलेबस है ना,
इसको हाँ 1-2 बार देख लीजिए, अपना डिसाइड करिए, ठीक है। बस ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। रिस्क वाले में तो वही बीएफएम वाले टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना है, थोड़ी हेल्प मिल सकती है आपको। हाँ, वही बेसल और क्रेडिट रिस्क, वो रिस्क वो जो पर आपने उसमें आपको पढ़ाया था एक, लास्ट टाइम, उससे हाँ भी हाँ एडवांस सेम लेवल वही होगा सेम, ना? हाँ सेम वही चीज है। कैलकुलेशन होगा, थोड़ा मैथ वैथ होगा। थोड़ा सा हाँ, मतलब न्यूमेरिकल टाइप के होंगे उसमें, ठीक है। चलो ओ, आगे देखो। सर फरवरी में क्या रजिस्ट्रेशन होगा? क्या चीज? फरवरी में से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा क्या? फरवरी होगा या मार्च होगा, ठीक है। और एग्जाम का डेट कुछ बोला है? नहीं अभी उसने बोला जून होगा ना, जून और जुलाई, अच्छा, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन फॉर द एग्जाम विल बी आस्क्ड फॉर, क्या क्या चेक करेगा आपका। आपका एक तो नॉलेज टेस्टिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको केस स्टडी बोलते हैं, केस एनालिसिस होगा, कॉन्सेप्चुअल ग्रेस्पिंग है, आप कितनी चीजों को समझते हैं, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन कि मतलब क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितना दिमाग लगाते हैं आप, ठीक है। एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं पता लेकिन फिर भी आप एनालिटिकल स्किल से उसको निकाल जाते हैं, ठीक है। टाइम में कोई चेंज नहीं किया, सेम वही है, ठीक है। 2 hour. राइट, जो पासिंग क्राइटेरिया है देखो, वो सारा कुछ सेम वैसा ही है, ठीक है। पर ये अटेम्प्ट वाला सिस्टम आ गया, फिजिकल अटेम्प्ट, फर्स्ट क्लास, ये सारी चीजें दी है ना अभी तो, डिस्टिंक्शन। अभी देखिए इसमें भी बोलता है, will consider the first physical attempt of the candidate at the exam as first attempt for awarding class. In other words, the candidate should not have attempted any of the subject to the consider any time in the past, has to pass all the subject as per the passing criteria, secure prescribed marks for awarding class candidate re-enrolling the exam after exhausting all permissible attempt as per the limit rule will not be considered for awarding class. समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? Candidate re-enrolling for the exemption after exhausting all permissible attempts as per the time limit rule will not be considered for awarding class. ये जो फर्स्ट क्लास वाली बात कह रहा है ना, फर्स्ट क्लास वाले के लिए इसने क्राइटेरिया बना दिया इसने, क्या बोलता है, 60% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट एंड पास इन ऑल द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट। जो परसेंटेज आपको दी जाएगी ना, वो इसी कंडीशन में दी जाएगी। तब जब आप पहले ही अटेम्प्ट में ये परसेंटेज ले आएंगे तो, ठीक है। अगर आप बाद वाले अटेम्प्ट में परसेंटेज ला रहे हैं तो आपको ये डिग्री, मतलब ये फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सर वो तो ऐसा होगा ना कि फर्स्ट में क्लियर किया तो फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट आएगा, लेकिन वो 60% आएगा तो वो ऐसा तो लिखेंगे ना सर्टिफिकेट में कि फर्स्ट क्लास आया है ऐसा। वो तभी करेगा जब फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट में आप करेंगे ये काम। अच्छा, ओके। अगर आप थर्ड फोर्थ में करते हैं, यानी हाँ, कुछ पेपर इस बार निकाल लिए, कुछ ओके। नेक्स्ट टाइम निकाले, तो फर्स्ट डिवीजन नहीं देगा आपको। अच्छा, तो वो उसका सर्टिफिकेट रीजन में क्या? समझ लो, उसका लॉजिक समझिए। लॉजिक जैसे एक बच्चे ने पूरा फर्स्ट टाइम में 60% ले आया तो उसको दे देगा, लेकिन कोई बच्चा क्या करता है कि इस बार एक पेपर में 60 आया, दूसरी में 8 आया, तीसरे में 74 आ गया, फिफ्थ में 80 आ गया, बट ये जो मार्क्स आए उसके 3 ईयर में आए, तो वो कहेगा ये पास बच्चा, कंसिडर किया जाएगा। सिंपल बात है, फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट में आना चाहिए आपको, ओके, ठीक है। मतलब अगर आप कुछ पेपर अभी निकाल रहे हैं, कुछ आगे निकालेंगे, तो ये क्लास नहीं मिलेगी आपको, ओके। ठीक, ठीक है।
तो ये सर guideline- सर्टिफिकेट में सिर्फ ऐसा ही लिख के आएगा कि ये जेबी या सीएबी पास है, ऐसा ही लिख के आएगा? पास आएगा बस, ओके, ठीक है। ये तो ना ये- इंसाफ। नाइस। सर, सर्किल मुझे ऑफिस को लगता है सिर्फ कि पास चाहिए इनका सर। जो इमेज था ना हाँ, सर्किल सीआईबी ऑफिस का, को पास चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, ये जो कट ऑफ होगी, जो आपका टू बी कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट फॉर द पीरियड February 2023 टू जुलाई, तो इसके लिए जो अभी जो भी आपका अटेम्प्ट आ रहा है, उसके लिए आपको कब तक के लिए रेडी रहना है? 31st जो चला गया ना, 31st वहां तक, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा 30th ऑफ जून, तो मतलब 6 मंथ का क्या रहेगा? बैक रहेगा। 6 मंथ बैक का कंटेंट आपका वो हो सकता है, ठीक है। ये इन्होंने हर टॉपिक के अंदर के जो कंटेंट होते हैं उसको थोड़ा सा और एलोबरेट, जो हमने बात की थी ना, जैसे हमने सिर्फ यूनिट का नेम बात किया था, बट यहाँ पर उस यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये मालूम आपको हो जाएगी। जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम में अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो ये वाला आपको पता ही है कि ये क्या किया है इन्होंने, क्या किया है? नया ऐड किए हैं। ये भी क्या किया है? नया। बट ये आप देख पा रहे हैं सैम्पलिंग टेक्निक में सब कुछ क्या है? पुराना ही है। पुराना है, सब वही पुराना है, ठीक है। तो ये कंटेंट तो वैसे सबके पास है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये देखो एस्टिमेटर, एस्टिमेट, सब कुछ वही है, ग्राफिक अप्रोच, सिंप्लेक्स मेथड, सब कुछ HRD में सेम वही है। बस ये क्या है, जो आपके नए मॉड्यूल या नए पेपर आए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा होगा। देखो इसमें देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम लोग, कंप्लायंस इन बैंक्स, उसमें क्या बोला? कंप्लायंस की पॉलिसी, कंप्लायंस प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोग्राम, स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। अगर आपने देखा होगा आपके LHO में एक पोस्ट होती है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की, तो उसकी क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में बात पूरी यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये हम आपके पास है भी, मैं शेयर भी कर दूंगा, तो इससे करना। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा पेपर क्या है हमारा? जी सर। यस। क्योंकि ये क्लास बहुत जरूरी है। जब तक आप बुक को नहीं समझ रहे ना, तब तक आपके लिए मुश्किल है कि आप पेपर के बारे में ऑनेस्टली तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। सर हाँ, सर इसमें कितने परसेंट थ्योरेटिकल है, जो नया पेपर जो आए हैं उसके हिसाब से तो देखो ना न्यूमेरिकल रहेगा? 2 पेपर बिल्कुल थ्योरेटिकल आए आपके। एक तो न्यू LRA भी पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। और जो एडवांस वाले में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं पे YTM वगैरह कैपिटल बजटिंग है, अदरवाइज जो है ये 2 पेपर आपके लिए कैसे हैं? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल है, ठीक है। अब बात करें ABM और BFM में, तो उसको आप 50-50 मान सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं कहूंगा कि ABM में अब न्यूमेरिकल पार्ट क्या हो गया है? पूरा स्टैटिस्टिक्स में चला गया वो। हाँ, नहीं, कम हुआ ज्यादा हुआ? बढ़ गया है ना सर? मैथमेटिकल हो गया। नहीं कम हुआ। स्टैटिस्टिक्स बताऊं आने क्यों? से। क्योंकि आपका मॉड्यूल A भी तो न्यूमेरिकल था। और उसमें सब बजट, टाइम हाँ, मनी सप्लाई वगैरह का सब क्वेश्चन रहता था सर। न्यूमेरिकल था, वो खत्म हो गया ना। हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से जो है अब आपका ABM में केवल एक मॉड्यूल फर्स्ट वाला और बाकी थोड़ा क्रेडिट मैनेजमेंट में थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो गया, मतलब उसमें 2 न्यूमेरिकल 25 रहता था, एक मनी सप्लाई और GDP एकदम। बजट से भी था कई बार, ठीक है, हाँ। बजट से भी आता था ना, ठीक। तो इसमें रहता था। और अच्छा, ये प्रकाश लंके जी बोल रहे हैं कि जो JIB की बुक्स हैं
वो किंडल पर, CIB की बुक्स जो है किंडल पर लॉन्च हो गई हैं 19 तारीख, यानी कल हो गई हैं। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किंडल वाली बुक नहीं लें, आप लोग थोड़ा वेट कर लें। जैसे JIB की बुक्स आ गई ना, तो ऐसे CIB की पुरानी बुक्स तो ABM BFM तो ABM सकता BFM है। और JIB की LRB की बुक, ये अगर आप पुरानी भी है तो काम अभी चल जाएगा। जब तक नई बुक नहीं आ पाती आपके, तो पुरानी बुक से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, YouTube में जितने भी लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं, वो लाइक और डिसलाइक वाला काम कर दें, तो उससे उनकी प्रेजेंस का एक वो हो जाता है। पता लग जैसे जाता अभी है। काफी लोग देख रहे हैं YouTube पर। ठीक है, और बाकी जो YouTube पर देख रहे हैं और रेगुलर क्लासेस अगर जूम के थ्रू लेना चाहते हैं, तो हमारा जो पैकेज है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सर एक डाउट था हाँ बोलो। जी, हम अगर सेलेक्टिव पेपर HRM लेते तो वहाँ जो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन कम होगा ना, प्रॉब्लमैटिक मोस्टली थियोरेटिकली होगा ना? हाँ, मोस्टली थ्योरेटिक, उसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं। एक है न्यूमेरिकल, उसका नाम है कॉम्पा रेशियो। कंपैरेशन, ओके। कॉम्पा रेशियो था ना, थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल था वो भी। तो अदरवाइज जो है, जो हमारा ABM का HRM मॉड्यूल या HRM लेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकल में थोड़ा वीक है ऐसा लगता है तो HRM ले सकते हैं, बट HRM आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। बेनिफिट जी आपको जी वो ABM में भी देगा और जी। वहां भी देगा। और ठीक है, क्रेडिटलेस वाला तो उसमें तो प्रॉब्लम्स दिया या रिसवेटेज ऐसा घुमा कर क्वेश्चंस आ क्रेडिट रिस्क सकता है। में हाँ न्यूमेरिकल होंगे, बिल्कुल होंगे न्यूमेरिकल उसमें। जी जी, ठीक है, ओके, थैंक्स। लेकिन HRM से क्रेडिट रिस्क ही ठीक रहेगा, मतलब रिस्क मैनेजमेंट ही ठीक तो रहेगा। लेंदी लगता है ना वो थ्योरी जो होता है ना, HRM समंदर है। पूरा सेम सेम ही लगता है, पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता कौन सा पढ़ रहे हैं और कौन सा नहीं पढ़ रहे। ये तो चलता रहेगा जब तक आपका CIB पास नहीं होगा, है ना। सारे पेपर सर एक जैसे लगते आपने कौन सा सर नहीं सर रेगुलर क्लास कब से चालू होगा? रेगुलर क्लास कल से चालू हो गया, बस चालू है आपका। हैं। बस सर अभी क्योंकि हम लोग पढ़ाई क्योंकि करेंगे, अभी तक क्लास नहीं क्या था ना, मतलब चालू होगी। मैं पूछ रहा था आप सर, हाँ, कौन सा पेपर पहले करने वाले हैं, कौन सा पेपर बाद में, ये थोड़ा अगर बता अभी दें। जैसे मैंने आपने देखा था BFM शुरू किया ना मैंने। हाँ एक्चुअली BFM मेरा पास हो गया ना, इसलिए उसमें ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा, इसलिए भूल लेकिन गए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हाँ, देना पड़ेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट लेंगे तो पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, हाँ रिस्क अभी मैनेजमेंट ठीक मैंने रहेगा क्योंकि BFM शुरू किया है बेसिल वाला, तो तीन बेहतर चार होगा। दिन उसको लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ठीक। ABM ले लेंगे। LRB अभी नहीं लूंगा मैं। ठीक है, और बीच में फिर मैं इसको टच करूंगा, जो आपका एडवांस बैंक वो बिजनेस मैनेजमेंट वाला है, उसको देख हम्म लेंगे। ठीक है, LRB को लास्ट हम्म। में लेंगे सर क्योंकि पूछ रहे थे स्कोरिंग कि है। लास्ट जो GIB का क्लास हुआ था उसमें आपने मैराथन क्लास लिया था LRB का, उसमें हम 2-3 तो क्लास भी अटेंड किए थे, तो वो वाला वीडियो उसका मिल जाएगा बेनिफिट ना? मिलेगा हाँ हाँ, उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा सर। अगर LRB हाँ वाली वो क्लास लेंगे तो वो सर रिवीजन। LRB वाला जो लेक्चर था ये ऐप में डलवा देना था। नहीं, ऐप वो में तो है ना अभी सर पूरा? जैसे सुनो, जैसे अभी इनका सिलेबस आ गया है ना, तो जो पुराने टॉपिक वही हैं तो उसके सेम सेग्रीगेट करके लेक्चर वहां पुट अप कर देंगे हम। ठीक है, हम्म। और जो नए नए और टॉपिक हैं उनके लेक्चर्स नए से बना दिए जाएंगे। ठीक है, और सर एक बात पूछना था। हाँ, मेरा सब्सक्रिप्शन 31st को मतलब खत्म हो गया, तो अभी मैं किससे बात करूं जो रिन्यू सब्सक्रिप्शन के लिए? आपका 31 को खत्म हो रहा है ना, हाँ सर। तो उसको रिन्यूअल करा तो लिया आपने, नहीं कराया, करा लीजिए उसको। ठीक है सर, किनसे बात करें सर थोड़ा बता मैंने सकते रिन्यू करा लिया है सर, बट डेट अभी भी दिखा रहा है कि 31st को नहीं, एक्सपायर हो वो तो एक जाएगा। साथ हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करो, पैसा वो मैं हो 10 जाएगा। तारीख जिन्होंने को रिन्यू दे करा दिया। लिया वो हो जाएगा 31 के बाद ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर रिस्क हाँ, मैनेजमेंट में जो आएगा वो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चंस वाला, वो प्रैक्टिकल सम्स आएंगे, वो कितने 50% आएंगे? नहीं 40 के आसपास होंगे। ओके।
40% आपका उसका न्यूमेरिकल होगा और 60% थ्योरी का आएगा। ओके, तो अभी वो HRM ले कि रिस्क मैनेजमेंट ले अभी? थोड़ा सा वेट कर लो, देख लो, सोच लो, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है? अभी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा सोच के देख करके कौन सा अच्छा लगेगा वो आप देख लीजिएगा। रिटेल छीन के बहुत खराब किया, रिटेल छीनना नहीं चाहिए था हम लोगों से। रिटेल छीन के वहां दे दिया, आपको LRB दे दिया ना। चलो, एक YouTube में एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है रूरल बैंकिंग के सिलेबस के बारे में, ठीक है? तो रूरल बैंकिंग का सिलेबस में आप देखिए, ये रूरल बैंकिंग का जो मॉड्यूल है, जैसे रूरल इंडिया, इंडिया के बारे में, रूरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर कि डेमोग्राफिक फीचर्स क्या हैं इंडिया के, ठीक है? उसके साथ साथ आपका रूरल सोसाइटी क्या होता है, सोशल सेटिस्फेक्शन क्या है, ठीक है? स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है? लोकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट NIRD क्या है, पंचायती राज क्या है, इकोनॉमिक फीचर क्या है, एग्रीकल्चर कैसे चलती है वहाँ पे रूरल एरिया में, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी। अगर आपने BSc AG वगैरह किया हुआ है या आपने इकोनॉमिक्स में अच्छी तैयारी करी हुई है, RBI वगैरह, ग्रेड B वगैरह के लिए, ठीक है, UPSC की तैयारी की हुई है जहाँ पे रूरल एरियाज के लिए जो स्कीम्स को आपने स्टडी किया हुआ, तो उसके लिए ये ठीक है। फार्म सेक्टर है, SME फाइनेंस है, हालांकि ये चीज थोड़ा सा कॉमन आ रही है, देखो यहाँ पर ये कुछ कॉमन सा आ रहा, थोड़ा सा नॉन फार्म सेक्टर में रूरल में कैसे फाइनेंसिंग करेंगे, क्रॉप लोन्स में क्या होता है, काफी कुछ है। या तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ब्रांचेज में काम कर रहे हैं 8-10 सालों से, 5 सालों से, और अच्छा समझ रहे हैं वहां पे, तो उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग क्या है, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। बट इसके लिए आपको स्पेशली खुद ही क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन है और एजुकेशनल के जो प्रोग्राम हैं उस कैसे कैसे चलते हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, इस तरह से ये चलते रहते हैं। सर जो RRB में है सर उनके लिए बेटर रहेगा ना सर? एग्जैक्टली बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि RRB में भी तो सब नेशनलाइज बैंकिंग जैसे काम करता है वो। लेकिन सर जो है ना नाबार्ड स्कीमें होती है ना सारी, उसमें होती है ना सर मोस्टली। वही सेम स्कीम नेशनलाइज बैंक में भी तो आती है, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा फर्क तो रहता है, बट आपको बुक से तो स्टडी करनी ही पड़ेगी, जो बुक है ना उससे स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है? और निखिल सिर भाटे जी का 90% डिस्काउंट कब होगा? आप फोन कर लेना जब चाहिए होगा आपको। अच्छा, सुशील अंके जो आई एम वर्किंग इन क्रेडिट डिपार्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट विल बी गुड। क्रेडिट डिपार्टमेंट में एग्जैक्टली क्रेडिट डिपार्टमेंट में अगर रिस्क की बात करें तो सिर्फ क्रेडिट रिस्क होता है, लेकिन अगर आप बैंक के रिस्क डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट वाला पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? चलिए, तो कल से हम रेगुलर क्लासेस में मिलेंगे नाइट में, तो आप लोग जो है आधा पौन घंटे का समय स्पेयर करिएगा, लाइव क्लास अटेंड करिए, उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। और अगर आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो इतना डिसिप्लिन बनिए कि सुबह उठ के या रात में उस क्लास को जरूर देखिए। अभी लंबी लंबी क्लासेस अभी नहीं लेंगे हम, ठीक है, जिससे कि आप लोग कुछ छूटे ना। बट अगर आप क्लासेस छोड़ेंगे खासकर से BFM की, तो आपका लिंक टूट जाएगा, आपको पूरा BFM और रिस्क मैनेजमेंट 2 पेपर आपके चले जाएंगे, ठीक है? कई बार ऐसे हुआ था सर, छूट जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है। लिंक डेली डेली, आज ये था, कल हमने ये पढ़ा, फिर आगे क्या हुआ, ठीक है? तेजवीर जी कैसे हैं आप? सर नमस्ते, अच्छे है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कल मैडम को फोन कर लेना अपना, इसमें रिन्यूअल वाला है ना? जी जी सर। ठीक है। और कहाँ पोस्टिंग है आजकल?
सर माधवन ब्रांच है हरदोई में। अच्छा, हरदोई हो आप? जी जी। अच्छा, चलो गुड। हरदोई में इंडियन गैस एजेंसी है ना, जो जी जी। जानते हैं? हाँ हाँ बताइए सर। अमित कुमार जी हैं उसके ओनर जो हैं। अच्छा हाँ इंडियन तो सब में है, माधवन में है, पिलग्राम में है, हरदोई में है। नहीं, ये मैं हरदोई की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो वो जो है हमारे अच्छा। परिचित हैं, कभी जाएं तो बात करिएगा। वो जी जो जी गोल चक्कर वाला चौक नहीं है, जी। हाँ 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 हाँ, सिनेमा उससे चौराहा। हाँ, उससे पहले उनका हाँ राइट हाँ हैंड में पड़ता है। हाँ, गए गए हैं सर वहाँ। कभी जाइएगा तो मिलिएगा, हमारा नाम लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। चलो ठीक है, कल बात कर लीजिएगा। हाँ? जी ठीक सर।